Today we will discuss the sixth chapter. I am skipping chapter 4 and chapter 5 for the right now. So we will start chapter number 6 today, that is Introduction to Organic Chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री होती है? वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है उन कंपाउंड्स के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हासिल होते हैं। तो ऑर्गेनिक निकला ही वर्ड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी ड्राइव किए जाते हैं कंपाउंड्स, उनको हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन कंपाउंड को स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक के नेचर होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड्स। इनके अलावा जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, कार्बन की ही केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, क्योंकि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। कार्बन के अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, और कैटेनेशन किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। कि कार्बन की वो सलाहियत जिसके जरिए वो लंबे लंबे चेन और रिंग्स की फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन होती क्यों है कार्बन में, बाकी एलिमेंट्स में क्यों नहीं होती? चूंकि कार्बन पहली बात तो स्मॉल में, साइज में स्मॉल होता है, चूंकि सिर्फ दो ही शेल होते हैं, तो और उसके अलावा दूसरी चीज उसकी टेट्रावैलेंसी होती है। तो साइज में स्मॉल होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, और साथ में टेट्रावैलेंट होता है, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो इजिली कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो और चारों तरफ से वो बॉन्ड बना लेता है, तो फिर वो कहते हैं कि चेन्स बना लेता है और रिंग्स की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो क्या है कि शुरू में जो थ्योरी चलती थी इसको हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने पेश किया था, अरस्तु मतलब जिसको उर्दू में हम कहते हैं, उसने पेश किया था। वो ये कहता था कि सिर्फ जिंदा अजसाम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पैदा कर सकती हैं, हम उसको लैब में नहीं बना सकते। तो इस थ्योरी को गलत साबित किया था एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिच वोहलर ने 1828 में। तो इसीलिए हम फ्रेडरिच वोहलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। जो वोहलर साइंटिस्ट है उसी को जो है वो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। उसने किया था, उसने एक कंपाउंड लिया था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को उसने बॉयल किया था वाटर के साथ, और जब वाटर के साथ बॉयल किया तो उसने देखा कि एक कंपाउंड बना जो कि यूरिया कहलाता है। यूरिया, इसमें फॉर्मेशन हो गई यूरिया की, ठीक है। यस शहरयार, मैंने पता ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है, असल में वो इनऑर्गेनिक 3 चैप्टर्स लाइन से पढ़ लिए थे, तो थोड़ा चेंज क्रिएट करने के लिए मैंने ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। बाकी एट द एंड जो है वो हम उसको पढ़ लेंगे 4-5 को, ऐसा मसला नहीं, ठीक है। तो अब इस तरह से ये अमोनियम साइनेट है, ठीक है। तो अमोनियम साइनेट जो था वो, उसको जब वाटर के साथ बॉईल किया जाता है तो ये यूरिया बनता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। और यूरिया जो कंपाउंड है वो असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है, मतलब कि जानवरों से हासिल किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, जो कि बनाया गया लैब के अंदर। उसके बाद फिर कोल्बे नाम के एक साइंटिस्ट ने उसने एसिटिक एसिड को लैब के अंदर प्रिपेयर किया, ठीक है। तो ये वोहलर और कोल्बे, ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुदरती जराए हमारे पास कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो एनिमल एंड प्लांट किंगडम से, जानवरों से और पौधों से हासिल हो जाता है, कोयले से हासिल हो जाता है, नेचुरल गैस से हासिल हो जाता है, और पेट्रोलियम। ये 4 हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। जब कोल की बात करते हैं, कोयला, तो कोल आप जानते हैं, कोल इज द अमरफस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आप ये मुझे बताएं जरा कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं कि कोल और चारकोल में क्या फर्क होता है? तो आप मुझे आंसर लिख कर दें, कोल और चारकोल में क्या डिफरेंस होता है। असल में कोल जो होता है, कोल तो जमीन के अंदर से निकलता है, और चारकोल जो होता है वो जो पौधों को जलाकर हासिल किया जाता है। उसको अगर हम थोड़ा और, अगर मैं उसको डिटेल में आपको बताऊं तो, जैसे मैं पेंट खोलता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
ठीक है, जैसे जब हम कोल की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट कोल, या कार्बन की जब हम बात करते हैं, तो कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, आप जानते हैं देयर आर टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कुछ एलोट्रोप्स जो कार्बन के जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो कुछ जो हमारे पास जो है वो कार्बन के जो है वो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्मेशन में होते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे पास जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं वो होते हैं अमरफस। अमरफस होते हैं मतलब जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, इरेगुलरली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्रिस्टलाइन भी होते हैं, अमरफस भी होते हैं। अब क्रिस्टलाइन के अंदर हमारे पास जो है फिर फर्दर जो है वो तीन कैटेगरीज, तीन टाइप्स आती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है, आपके पास जो है वो डायमंड। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हो गया डायमंड। डायमंड के अलावा एक हमारे पास जो है वो हो जाता है इस पे ग्रेफाइट। ठीक है, और एक हमारे पास हो जाता है बकी बॉल। ठीक है, अमरफस की जब बात करते हो तो अमरफस में भी हमारे पास जो है वो काफी सारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, जैसे लेट से कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर पांच टाइप्स यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पहले तो होता है कोल। ठीक है, उसके बाद फिर होता है चारकोल। ठीक है, उसके बाद फिर होता है आपके पास एक होता है लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक के अलावा उसके बाद कार्बन का जो एक और एलोट्रोप हमारे पास होता है, दैट इज गैस कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लैंप ब्लैक होता है, तो लैंप ब्लैक तो आपके पास दैट इज के ये आपका काजल हो गया। ठीक है, ये तो काजल हो गया। चारकोल जो होता है फिर वो जो ये दो तरह से होते हैं। ठीक है, एक आपके पास वुड चारकोल होता है और एक आपके पास जो है वो एनिमल चारकोल होता है। वुड चारकोल तो लकड़ी जलाकर हासिल हो जाता है, एनिमल चारकोल किस तरह से हासिल हो जाएगा आपको, ये जानवरों की हड्डी जलाकर। और कोल जो होता है कोयला, वो जमीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, और उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। कोल जमीन के अंदर आता है किस वजह से, कि आप देख सकते हैं कि जमीन के अंदर जो है वो पुराने जमानों में कि कोल जो है वो एक अमरफस एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, तो ये पहली बात तो एक अमरफस एलोट्रोप है जो कि जमीन के अंदर से पाया जाता है। और जमीन में आया कहाँ से, कि प्लांट्स और एनिमल्स जो पुराने जमानों में जमीन के अंदर दबे रहे मिलियन सालों के लिए, लाखों सालों के बाद उन पे प्रेशर लगकर वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। अब कोयले के तीन स्टेजेस होते हैं, लो ग्रेड कोल, मीडियम ग्रेड कोल और हाई ग्रेड कोल। लो ग्रेड कोल को हम पीट या लिग्नाइट कहते हैं। मीडियम ग्रेड कोल को हम सॉफ्ट कोल भी कहते हैं, विटामिन या विटामिनस कोल कहते हैं। हाई ग्रेड कोल को हार्ड कोल या एंथ्रेसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो लो ग्रेड, अच्छा पहले ऐसे में स्टेजेस होते हैं, पहले लो ग्रेड कोल बनता है, फिर उसके बाद मीडियम ग्रेड कोल होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है हाई ग्रेड कोल के अंदर। लो ग्रेड कोल सॉफ्ट होते हैं, नरम से होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। उसके अंदर उसको जब दबाएंगे तो उसके अंदर से विस्कस फ्लूइड निकलेगा और नॉन फ्लेमेबल होते हैं, मतलब कि जलते भी नहीं। ठीक है, आग नहीं लगती उसके अंदर। मीडियम ग्रेड कोल ये जो सॉफ्ट कोल होते हैं, पहली चीज तो ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, नर्म होते हैं, ये भी डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, इसमें भी विस्कस फ्लूइड होता है और ये भी नहीं जलता विटामिन को। हाई ग्रेड कोल हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसमें कोई विस्कस फ्लूइड नहीं होता, सख्त सा होता है, सॉलिड ये। और ये फ्लेमेबल होता है, तो इसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो हाई ग्रेड कोल का काम है, फायदेमंद की चीज है, क्योंकि ये जला सकते हैं, ये जल सकता है, फ्लेमेबल है। लो ग्रेड कोल का कोई भी काम नहीं होता, चूंकि वो फ्लेमेबल ही नहीं है, जलता भी नहीं है। वैसे तो मीडियम ग्रेड कोल का भी कोई काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो भी नॉन फ्लेमेबल है, जलता नहीं है। लेकिन हम मीडियम ग्रेड कोल से हम कुछ चीजें हासिल करते हैं। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने पीट दिख रहा है, दिस इज पीट, दिस इज लिग्नाइट एंड दिस इज बिटुमिनस कोल। और लास्ट में जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज एंथ्रेसाइट। तो ये चार अलग अलग तरह के जो है वो कोल के जो है वो टाइप्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद स्टेजेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जब हम बिटामिनस कोल जब हम लें, जो कि मीडियम ग्रेड कोल है, जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब इस तरह से उसको हीट करते हैं बिटामिनस कोल को, तो उसके अंदर तीन के तरह के शहरयार, यस शहरयार, ये जो आपका ये सवाल है कि पीट और लिग्नाइट जो है ना, ये असल में फर्स्ट और सेकंड स्टेज है। हम असल में नॉर्मली इसको पढ़ते हैं, इन दोनों को मिलाकर पढ़ लेते हैं एक ही स्टेज में। लो ग्रेड कोल, ये दोनों ही लो ग्रेड कोल होते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन हो तो दोनों अलग अलग हैं, पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, देन बिटामिनस कोल। तो देखा जाए तो इस तरह से चार स्टेजेस हो गए, लेकिन नॉर्मली हम तीन ही स्टेज लिख रहे होते हैं। तो पीठ तो बिल्कुल मतलब समझ जाए कि बिल्कुल ये घास नुमा ही होता है।
कि जब लकड़ी वगैरह, लकड़ी जैसे उसको देखिए, लकड़ी की तरह की शेप उसकी जो है वो आपको पीठ की लग रही होगी। सही है। तो यहाँ पर क्या होता है, पाउडर्ड कोल को जब आप हीट अप करते हैं, जब आप उसको हीट करते हैं पाउडर्ड कोल को, तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या होता है कि इसका जो गैस है, गैस यहाँ से बाहर आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कोल गैस। तीन तरह की चीजें निकलती हैं गैस में, एक लिक्विड में और एक सॉलिड में। गैस में जो चीज निकलती है उसको हम लोग कहते हैं कोल गैस। कोल गैस इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ व्हाट टू गैसेस, मीथेन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। इन दो गैसेस का मिक्सचर होता है जिसको हम लोग कोल गैस कहते हैं, ठीक है। और और लिक्विड में हमारे पास जो है वो जो चीज आती है लिक्विड में, यहाँ पर इस लिक्विड में जो चीज आती है इसको यहाँ पर मैं काट देता हूँ। इसको असल में हम लोग अपने बुक में कहते हैं कोल टार। लिक्विड के अंदर हमें मिल जाता है कोल टार, टार कोल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड में यहाँ पर जो हमें मिल जाते हैं, सॉलिड में हमें यहाँ पर मिल जाते हैं कोल टार नहीं कोक, ये डायग्राम गलत बनी हुई है, तो कोक मिल जाता है। तो ये तीन चीजें हमें मिल जाती हैं विटामिनस कोल के डिस्टिलेशन से। ये आपको मिल जाता है कोल गैस गैस स्टेट में, ये आपको कोल टार मिल जाता है सॉलिड लिक्विड स्टेट में, और ये कोक आपको मिल जाता है सॉलिड स्टेट में। कोल गैस तो फ्लेमेबल होता है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोक जो होता है वो सॉलिड होता है, और कोक को कहा जाता है कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन को जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो कोक होती है, ठीक है। कोक को ज्यादातर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के तौर पे तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, फ्लेमेबल होता है। और उसके अलावा इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस में। जैसे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हेमेटाइट ओर से आयरन को अलग करने के लिए। कोल टार जो होता है वो एक ब्राउन कलर का विस्कस लिक्विड है। कोल टार बताते खुद तो किसी काम का नहीं होता लिक्विड में जो निकलता है उसके अंदर से, लेकिन इसको भी हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो भी मैंने आपको बता दिया कोक के बारे में, कोक क्या चीज होती है, सॉलिड स्टेट में होता है, प्योरेस्ट फॉर्म है, फ्लेमेबल होता है, और मेटलर्जिकल प्रोसेस में उसको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हेमेटाइट की ओर को रिड्यूस कर देता है, कार्बन CO2 बना लेता है और आयरन अलग हो जाता है, इसको पिग आयरन कहते हैं। गैस में मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है, उसको हम कोल गैस कहते हैं, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल टार ब्राउन कलर का विस्कस लिक्विड होता है, इसके अंदर 200 से ज्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि बेंजीन, फिनॉल, जाइलिन, एटसेट्रा। फिर मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर बेंजीन रिंग होता है, 200 से ज्यादा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं 10 kg कोल टार को, तो 1 किलो बेंजीन मिलता है। मतलब इस तरह कहा जाता है कि अगर 100 kg अगर आप ले लो विटामिनस कोल, तो उससे आपको 10 kg जो है वो आपको कोल टार मिल जाएगा, बस उसके डिसेक्टिव डिस्टिलेशन कराने से। और 10 kg कोल टार की अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे, तो उससे आपको 1 किलो तक आपको बेंजीन मिल जाता है, जो कि एक बहुत फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ कोल की बात समझ में आई सारी, सारे स्टूडेंट्स को। कोल की मैंने जो क्लासिफिकेशन की, और फिर विटामिनस कोल के बारे में आपको बताया, उसके अंदर से किस तरह से मटेरियल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन वगैरह तो इन बिटवीन आप पूछ सकते हैं, मैं चैट जो है वो मेरे सामने ओपन होता है, तो जैसे ही आपको सवाल करेंगे मुझे वो चीज़ दिख जाती है, ठीक है। तो मैं आपको अल्टीमेटली एट द प्रोसेस उसका जवाब दे दूंगा। ओके। उसके बाद कोल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस, ठीक है। ये भी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो भी सेंड कर देता हूँ ना, तो वीडियो में ही आ रहा होता है। तो आप उसमें देख कर उसको जब आप रिवीजन किया करें तो उस वक्त लिख लिया करें जो चीज़ें लिखने की आपको यूज पॉइंट की हैं। अभी तो मैं फास्ट वे पर जस्ट रिवाइज करवा रहा होता हूँ, स्लाइड्स दिखा रहा होता हूँ, ठीक है। तो नेचुरल गैस की जब बात की जाती है, कुदरती गैस की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो कुदरती गैस जो है वो जमीन के अंदर पाया जाता है। ये भी दो तरह के वेल से निकलता है, कंडेंसेटेड वेल, नॉन कंडेंसेटेड वेल। जो कंडेंसेटेड वेल होता है ना, उनमें इसमें जो है वो नेचुरल गैस के साथ कोल भी निकलता है, नेचुरल गैस तो निकलती है सॉरी, और नेचुरल गैस के साथ पेट्रोलियम भी निकलता है, दोनों चीज एक साथ निकलते हैं। और जहां से सिर्फ गैस निकलती है, नेचुरल गैस, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंडेंसेटेड वेल। पाकिस्तान में इसको सुई गैस कहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में सुई के मकाम से निकलती है। डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सारी दुनिया में। और नेचुरल गैस एक मिक्सचर होते हैं गैसेस हाइड्रोकार्बन का, डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन मिक्स होते हैं, तो एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर। तो इसमें यहाँ पर आपके पास तो नेचुरल गैस से मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। तो नेचुरल गैस में हमारे पास कौन सी चीजें होती हैं, इसकी कंपोजिशन में 95% मीथेन होता है, 4% मीथेन होता है, और 1% इसमें अदर गैसेज होती हैं। तो मीथेन जो लार्जरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपके पास नेचुरल गैस, ठीक है।
इसके बाद जो है हम ये पता है कि नेचुरल गैस ऑर्डरलेस होता है, इसका ऑर्डर नहीं होता, तो उसमें ऑर्डर ऐड किया जाता है C2H5SH, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल मर्सेप्टम। ये इथाइल मर्सेप्टम हम ऐड करते हैं नेचुरल गैस में सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि जो आपको पता है ना कि जो नेचुरल गैस में स्मेल आ रही होती है, वो स्मेल जानबूझ के डाली जाती है ताकि अगर कहीं पर गैस खुली रह जाए तो हम उसके बारे में आगाही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक नॉन कंडेंसेटेड वेल की एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुर्कमानिस्तान एक कंट्री है, तुर्कमानिस्तान के अंदर एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं डोर टू हेल, मतलब जहन्नम का दरवाजा। तो वहां पर क्या था, कहीं पर किसी जगह गैस वगैरह की खुदाई चल रही थी, तो किसी एक जगह पर जब उन्होंने ड्रिलिंग वगैरह की ना, तो वहां से पूरी जमीन जो है वो फट गई, और जमीन के अंदर जब उन्होंने जब माचिस, तो उसमें से गैस निकलनी शुरू हो गई तेजी के साथ। तो वो गैस निकलनी शुरू हो गई, तो अब उन्होंने तो उसको बंद करना था, तो गैस बंद करने के लिए उन्होंने माचिस मार दी इसके अंदर। जब माचिस मारा तो ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा जो था वो जल गया, ये कंप्लीट जो पूरा जो ना हर तरफ आग लगनी शुरू हो गई। तो ये कहा जाता है 40 साल हो गए इस वाक्य को, 40 साल से लगातार ये आग जो है तुर्कमानिस्तान के इस रेगिस्तान के इस इलाके में वो जली रही है। तो बहुत बड़ा रिजर्वायर है ये असल में गैस, सेंट्रल गैस का। नॉन कंडेंसेटेड वेल की एक एग्जाम्पल है ये, इसको डोर टू हेल कहा जाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह आपने ऐसी कभी वीडियो वगैरह में भी कभी आपने इसको इस तरह का देखा होगा नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम। जो नेचुरल गैस में तो चीज समझ में आ गई सारी आपको, कोई को मसला है? नेचुरल गैस में कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। पेट्रोलियम थर्ड है और सबसे मेन है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम दो वर्ड से निकला है, पेट्रो मीन्स रॉक और ओलियम मतलब ऑयल। पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल जो फॉसिल से हासिल किया जाता है। नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि पुराने जमाने में जो जानवर थे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जब वो जमीन के अंदर मर के चले गए तो वो उनकी बॉडी ही पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई, इसलिए हम पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। पेट्रोलियम एक डार्क ब्राउन कलर का विस्कस लिक्विड होता है जो कि जलता नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज पेट्रोलियम। ये डार्क ब्राउन कलर का विस्कस गाढ़ा सा फ्लूइड होता है जो जलता नहीं है। इसी को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, खाम तेल मतलब जो कहलाते हैं ना, वो यही कहलाता है। ठीक है, और ये मिक्सचर होता है 500 से ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स जो है वो पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होते हैं। सही है, जो जमीन के अंदर से निकलता है, इसी पेट्रोलियम को जो है वो हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इसको ब्लैक गोल्ड इस वजह से कहा जाता है कि जिस कंट्री के अंदर ये निकलता है वो कंट्री जो है वो माला माल हो जाती है, जैसे सऊदी अरब वगैरह। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग किस तरह से की जाती है? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जो है वो डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर की जाती है। इस तरह का डिस्टिलेशन कॉलम होता है, इसके अंदर हम पहले क्या करते हैं कि क्रूड ऑयल को इसके अंदर पहले हम डालते हैं, और बर्नर के अंदर, तो ये बर्नर होता है, इसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो रही होती है। तो इस हीटर के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। वो गैस फिर आकर कर हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर डाल लेते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम में, जहां पर अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट रेंज के एतबार से वो सेपरेट हो जाते हैं। गैसेस वगैरह ऊपर से सेपरेट हो जाते हैं, लिक्विड्स बीच से, और सॉलिड्स नीचे से निकल जाते हैं। जैसे एसफाल्ट या टार वगैरह नीचे से निकल जाएगा, उससे ऊपर आपका आपका वैक्स वगैरह लुब्रिकेंट्स हैं, और ऊपर जाएंगे तो हैवी गैस ऑयल है, फिर डीजल है जो कि लिक्विड होता है, फिर केरोसिन ऑयल, देन पेट्रोल जिसको गैसोलीन भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ पेट्रोकेमिकल्स होते हैं लाइक गैसेस वगैरह, CNG LPG वो निकलती है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे एक और स्लाइड में इसी तरह से दिख रहे हैं कि वही सेम रिफ्लेक्शन डिस्टिलेशन है, और ऊपर से जो है वो ज्यादा गैसेस प्रोडक्ट निकल रहे हैं, बीच से जो है वो लिक्विड्स निकल रहे हैं, और नीचे से सॉलिड टाइप की चीजें निकल जा रही हैं। ठीक है, इसी को रिफाइनिंग कहते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। सही है, बात समझ में आ रही है सबको? ये इसमें डिटेल में कुछ बताऊं, ये काफी है इतनी चीजें? अगर आपको कुछ चीज इन डिटेल, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है तो फिर आप उसमें मुझे आप बोल सकते हैं, मैसेज करके सर इस चीज को डिटेल में बता दें, तो फिर मैं आपको उसको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, वरना इतनी ज्यादा डिटेल चाहिए नहीं एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रोसेस हमारे पास होता है क्रैकिंग। ठीक है बच्चों, क्रैकिंग मतलब होता है तोड़ देना, तोड़ना। क्योंकि आपको पता है कि जो गैसोलीन हमारे पास मिलता है ना, 20% तक पेट्रोल मिलता है हमें, बस बाकी 80% हमें पेट्रोल के अलावा चीजें मिलती हैं। तो वो जो 80% चीजें हैं, और दुनिया जो है वो उसको पेट्रोल चाहिए, गैसोलीन चाहिए जो गाड़ी में डालते हैं, तो हम उस बाकी चीजों को क्रैकिंग करके हम कन्वर्ट कर लेते हैं पेट्रोलियम के अंदर। क्रैकिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर देते हैं। दो तरह की क्रैकिंग की जाती है, थर्मल क्रैकिंग और कैटालाइटिक क्रैकिंग।
थर्मल क्रैकिंग में हम हीट करते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग में हम एल्यूमिना और सिलिका या कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको थर्मल क्रैकिंग के एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास C16H34, ये आपके पास एक अल्केन है जो कि हाजिर हुआ है। नॉर्मली ये जो है वो जो रेंज ये वाली होती है C16 वाली रेंज, ये रेंज आपकी समझ लो कि ये कैरोसिन वाली रेंज होती है, ठीक, कैरोसिन ऑयल वाली। तो कैरोसिन है C16H34, इसको जब आप हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ब्रेक हो जाएगा दो अलग अलग मॉलिक्यूल में। तो पहला वाला बन जाएगा आपके पास 8 कार्बन वाला अल्केन, दैट इज ऑक्टेन, और दूसरा वाला बन जाएगा आपके पास ऑक्टीन। क्योंकि आप जानते हैं जो गैसोलीन होता है ना, गैसोलीन ये जिसको आप लोग जो है वो पेट्रोल कहते हैं, तो गैसोलीन इज द मिक्सचर ऑफ हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन तीनों चीजों से मिलकर आपको गैसोलीन तैयार होता है, ठीक है। तो क्रैकिंग में क्या करते हैं, हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, गैसोलीन की रिफॉर्मिंग भी होती है। अब नॉर्मली तो गैसोलीन होता है वो 8 कार्बन चेन होता है, तो लाइन से सीधे लगे हुए होते हैं वो, तो उसको हम लोग कहते हैं एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, जब सारे कार्बन चेन के अंदर हो। लेकिन हम उसके अंदर रिफॉर्मिंग कर सकते हैं। रिफॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं गैसोलीन के अंदर। तो जब स्ट्रेट चेन अल्केन को गाड़ी में डाला जाता है, बाइक वगैरह के पेट्रोल टैंक में डाला जाता है, तो बहुत तेजी के साथ जलता है और लाउड हॉर्न प्रोड्यूस करता है, जिसको हम नॉकिंग कहते हैं। और नॉकिंग की वजह से इंजन भी खराब होता है और फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता है। तो हम करते क्या है कि इस स्ट्रेट चेन अल्केन को हम ब्रांच चेन अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रिफॉर्मिंग। और रिफॉर्मिंग करने के लिए नॉक इनहिबिटर या एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। पुराने जमानों में टेट्राइथाइल लेड को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि स्ट्रेट चेन अल्केन को ब्रांच चेन अल्केन में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन अब जो बैन किया जा चुका है चूंकि लेड के पॉइजनस नेचर की वजह से, तो आजकल हम सिलिकेट कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह पर, ठीक है। तो एन ऑक्टेन है, उसको जब रिफॉर्मिंग की जाती है एंटी नॉकिंग एजेंट के थ्रू या नॉक इनहिबिटर के थ्रू, नॉकिंग का प्रोसेस जो डाउन कर दे, तो ये हमारे पास टू 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 फोर ट्राई मिथाइल 1 2 3 4 5, और इस तरह से अगर चेन बनाएंगे लॉन्गेस्ट, इस तरह से चेन बनेगी एल शेप में, 2 to 5 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये बन जाएगा। देखा जाए तो ये दोनों दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट चेन में और ये ब्रांच चेन में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई इसकी ये फ्यूल नॉकिंग इसकी कम हो जा रही है। तो जब अगर आप ब्रांच चेन अल्केन को जब आप अपने बाइक में इस्तेमाल करोगे या कार में इस्तेमाल करोगे, तो फिर वो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। सही है। इसके हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है पोलीमराइजेशन, ठीक है। तो पोलीमराइजेशन क्या प्रोसेस होता है, ये क्रैकिंग का रिवर्स प्रोसेस है। पोलीमराइजेशन में क्या होता है कि इसमें मोनोमर्स, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, मोनोमर्स ऐड होकर पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है। रिवर्स होता है क्रैकिंग का ये। दो टाइप की पोलीमराइजेशन होती है, एक एडिशन होती है और एक कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन होती है। एडिशन में क्या होता है, मोनोमर्स ऐड होकर पॉलीमर बनाते हैं, पाई बॉन्ड का इसमें टूटता है, पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होती है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलीथीन बनती है वो एडिशन पोलीमराइजेशन से बनती है। बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल होते हैं C2H4 के, जिसका क्या होता है, ये पाई बॉन्ड, इनका जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड होने के बाद साथ में जुड़ जाते हैं, और साथ में जुड़ने के बाद इस तरह से पूरा जो है वो एक पॉलीथीन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जो कि प्लास्टिक है। कंडेंसेशन इसका उलट है। कंडेंसेशन में क्या होता है, मोनोमर्स ऐड होते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, लेकिन कुछ एलिमिनेशन भी होती है सिंपल मॉलिक्यूल की, जैसे पानी की एलिमिनेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेकलाइट, बेकलाइट जिसको हम हार्ड प्लास्टिक या कचकड़ा कहते हैं, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। दो चीजों से बनता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड साथ में मिलते हैं, तो दो हाइड्रोजन, मतलब ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये सेपरेट हो जाता है, वाटर निकल जाता है और साथ में ये मॉलिक्यूल साथ में जुड़ जाते हैं और जुड़ने पर बेकलाइट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडेंसेशन पॉलीमर इसको हम कहते हैं। इस तरह प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स भी कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। वो कैसे कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, वो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं इसके लाइक अल्फा अमीनो एसिड्स के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इस तरह एडिशन पॉलीमर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। पॉलीथीन है, PVA है, PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, टेफ्लॉन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई सवाल कोई मसला? तो ये सारे टॉपिक क्लियर हैं। किसी भी टॉपिक में कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, आपको कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए हो कहीं पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स,
अब इसका मैं असल में चार्ट जो है वो बना तो रहा था, लेकिन बना नहीं पाया इसको। ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि शायद मुझे मिल जाए वो चार्ट। जस्ट ये थोड़ा सा बना हुआ है, इसको यही से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यस, ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं बच्चों, तो तो यस, ओके। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कौन से कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की दो चीजें होती हैं। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसमें कार्बन क्या होता है, स्ट्रेट चेन में कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में लगा होता है, सीधे सीधे सीधे। और क्लोज चेन में क्या होता है कि कार्बन की एक रिंग बनी हुई होती है, कि जैसे चार कार्बन अगर हम अटैच कर रहे हैं तो वो चार कार्बन जो है वो रिंग की सूरत में इस तरह से अटैचमेंट करते हैं। सही है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में फिर दो टाइप्स होते हैं आपके पास। एक आपके पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक आपके पास होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो जिसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड वो जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड होता है सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं अल्केन। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मतलब लेस, और फिन के मतलब वो अट्रैक्शन। तो लेस अट्रैक्शन करते हैं, तो लेस लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए पैराफिन कहा जाता है। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से आपको पता है कि कंप्लीट इसकी होमोलोग सीरीज है वो नीचे चल सकती है पूरी डिकेन तक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं भाई? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होता है जिनमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है। अब उसमें दो है, अल्कीन है, अल्काइन है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स को ऑलिफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए ऑलिफिन कहा जाता है। इसके जनरल फॉर्मूला CnH2n है, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। एक कार्बन वाला जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। सही है। अल्काइंस की जब बात करेंगे तो अल्काइंस के अंदर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, और उसके अंदर आपके पास में भी इथाइन से शुरू होता है, और ये डिकाइन तक जाता है, और डिकाइन से भी आगे जा सकता है। ठीक है। जैसे अनडिकाइन, डो डिकाइन, इस तरह से चलता है ये। ठीक है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें दो होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें चेन के अंदर, रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन हो, और हेट्रोसाइक्लिक में रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा और कोई एलिमेंट हो। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम एक कंपाउंड बनाते हैं पायरिडीन, ठीक है, तो जब हम पायरिडीन का कंपाउंड बनाते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एन, मतलब रिंग के अंदर उसमें नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम उसको हाइड्रोसाइक्लिक कहते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फिनॉल बना लूँ, अगर मैं यहाँ पर फिनॉल बना लूँ, ठीक है, के साथ यहाँ पर मैंने शू लगा लूँ, सॉरी वॉश लगा लूँ फिनॉल बनाने के लिए, तो क्या ये होमोसाइक्लिक होगा कि हेट्रोसाइक्लिक होगा? फिनॉल जो है वो होमोसाइक्लिक होगा कि हेट्रोसाइक्लिक होगा? यस कुलसुम शकील, यू आर राइट, ये होमोसाइक्लिक होगा। क्यों? चूंकि जो ऑक्सीजन है ना वो रिंग के अंदर नहीं, रिंग के बाहर है। जब तक रिंग के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा तब तक वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं हो सकता। तो होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन होता है रिंग के अंदर। अब होमोसाइक्लिक के अंदर दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स इसके अंदर कर लो। एक आपके पास कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक आपके पास होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम बेंजोइड्स भी कहते हैं। एरोमेटिक एरोमा से निकला स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसको हम बेंजोइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होती है। और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम नॉन बेंजोइड कहते हैं। इनको हम नॉन बेंजोइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। इसके अंदर या तो साइक्लो अल्कीन्स होती हैं या साइक्लो अल्काइंस हो सकते हैं, सॉरी, या तो इसके अंदर साइक्लो अल्केन होते हैं या साइक्लो अल्कीन्स हो सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे इस तरह से बना ले तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, जैसा साइक्लोब्यूटेन हो गया, इस तरह बना ले तो साइक्लोपेंटेन हो गया। इसी के अंदर डबल मोनो लगा ले तो साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरह से साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटीन। अच्छा, अल्काइंस के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं कि
साइक्लोअल्काइंस नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है फिर? साइक्लोअल्केन तो होता है, साइक्लोअल्कीन भी होता है, लेकिन साइक्लोअल्काइन नहीं होता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मिस्ट्री? एनीबडी नोस? ये साइक्लोअल्काइन क्यों नहीं होता? जिस इस तरह से अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं यूं करके, ठीक है, चेन में फिर 5 बॉन्ड हो जाएंगे। हम्म, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम इस तरह से देख लें, लेट्स सपोज टू से कि रिंग में 5 कार्बन हो जाएंगे। बिस्मा ने एक जवाब दिया तो है। लेट्स चेक द आंसर। देखिए, अगर मैं साइक्लोब्यूटाइन की बात करता हूँ ना, ठीक है, साइक्लोब्यूटाइन की बात करते हैं तो लोग तो साइक्लो, ये आपके पास एक आ गया। अगर मैं आपको साइक्लोब्यूटेन बताता हूँ, ठीक है, तो 4 कार्बन ले लिया इससे करके, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से 4 कार्बन लिया, और हर कार्बन के साथ आपने हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन लगे हुए इसके साथ, तो ये बन गया C4H8। तो इसका मतलब जो है वो, ये ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग होता है। और जनरल फॉर्मूला भी देख ले कि जो साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो अल्कीन के बराबर होता है, CnH2 होता है, ठीक है। अब अगर इसी में अगर हम डबल बॉन्ड कर लें, ठीक है, 4 कार्बन लगा लेते हैं, तो डबल बॉन्ड करना है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड कर लेते हैं। डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए, इधर पर 2 हाइड्रोजन आ गया, और इधर एक हाइड्रोजन आ गया। तो बॉन्ड सेटिस्फाई होंगे सबके 4 4 बॉन्ड। अब अगर हम साइक्लोब्यूटाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड लग गए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये 5 बॉन्ड। तो जस बिस्वा आपने जो कहा 5 बॉन्ड होना, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड तो कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। और बाकी शहरयार जो कह रहे हैं कि कहाँ पर कैसे हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो उससे तो पॉसिबल भी नहीं होता। तो जरूरी भी नहीं है कि आ जाए ना भाई, जैसे अगर हम इस तरह से कंपाउंड बना लेंगे, इस तरह से अगर हम बनाते हैं कभी उस स्ट्रेट चेन में भी, यहाँ पर भी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो कार्बन आप देख सकते हो कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं आएंगे यहाँ पर, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो और कोई जवाब दे सकता है? नो बडी नोज अबाउट द आंसर। देखिए, कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, तो उस समय कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके अंदर हो जाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है उसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री का अगर बॉन्ड एंगल बन रहा है तो उस सूरत में रिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है। तो सीधे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बेंड नहीं हो सकता। अगर वो बेंड नहीं होगा तो रिंग नहीं बन सकता। दैट्स पे ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। सही है। तो ये तो एक बात आपकी समझ में आ गई सबको, क्लासिफिक टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो मैंने बताया आपको। मतलब उसमें ओपन ओपन चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन के अंदर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन। क्लोज चेन के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई क्लोज चेन के अंदर आपके पास हेमोसाइक्लिक, हाइड्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर फिर मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक है और एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक के अंदर साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन है। ये समझ में आ गया सबको? इसमें से कोई भी बात किसी को परेशान करती है? यस, सैयद अनिकुल हसन, यू डू वांट टू skip the class, you have to go somewhere. Sayyid Anikul Hassan, you have any problem, you have any issue? Yes, please. Yes, Sayyid Anikul Hassan, you have to go somewhere. अच्छा, 11 बजे
तो इट इज कंफर्म्ड, ओके। चलें, अगर आपकी लाइट चली जाती है अनिकुल हसन तो फिर आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, तो मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा। ओके। ये सैयद अनिकुल हसन। ओके। तो अभी जब तक चल रही है, क्या पता लाइट ना आ जाए, क्योंकि बारिश वगैरह भी जब होती है तो लाइट का सिस्टम आगे पीछे हो जाता है। ये बारिशें हुई हैं तो क्या पता लाइट बंद ही ना करे। मे बी पॉसिबल। जैसे मुझे, यस, जैसे मोमिना भी मुझे क्लास में दिखाई दे रही है, जबकि उनकी भी लाइट चली जाती है शायद। ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पर तो मसला हो गया सेट है, ठीक है। तो उसके बाद होमोलोगस सीरीज की जब मैं बात करूँ, होमोलोगस सीरीज किससे कहते हैं? होमो के मतलब होता है सेम, लोगस के मतलब होते हैं रेशो। यस यार, आई एम इन द सेंटर, यू हैव सम वर्क विथ मी। तो होमो के मतलब होते हैं सेम, और लोगस के मतलब होते हैं रेशो। तो होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब कंसेक्यूटिव मेंबर्स जब चल रहे होते हैं ना सीरीज के, तो वो कांस्टेंट रेशियो से अलग हो रहे होते हैं, CH2 के रेशियो से। तो वो सेम रेशियो से अलग हो रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इनको सीरीज ऑफ कंपाउंड के एक फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है। जैसे कि आप देखते हो ना, CH4 मीथेन एक कंपाउंड है, ठीक है। मीथेन के बाद उसका अगला कंपाउंड जो हमारे पास होता है, दैट इज C2H6। तो आप मीथेन और इथेन में आप देख सकते हो कि CH2 का डिफरेंस होता है। तो हर अगला आने वाला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 के फर्क से होता है। और एक पूरी सीरीज चलती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, सारी। इसी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। और इन इन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है। अल्केन मेंबर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे केमिकली सब सेम होंगे। यू कैन सी द स्क्रीन। ठीक है। तो इन सीरीज ऑफ कंपाउंड में जो होमोलोगस सीरीज होते हैं बच्चों, तो उनमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं। केमिकली सेम होते हैं सारे, लेकिन फिजिकली डिफरेंट होते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन फिजिकली डिफरेंट होंगे। जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। जैसे मीथेन, इथेन वगैरह प्रोपेन तक गैसेज हैं, फिर ब्यूटेन, पेंटेन से लिक्विड से स्टार्ट हो जाते हैं। तो डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है टॉप से बॉटम जाते हुए। मतलब फिजिकल चेंजेस तो आ रही होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीरीज होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन होती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं भाई? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब एक तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि हमारे पास लॉन्ग कार्बन चेन होती है, और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। ठीक है ना। तो लॉन्ग कार्बन चेन जो होती है उसकी अपनी कोई वर्थ नहीं होती है, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। जब तक उसके साथ कोई हम फंक्शनल ग्रुप को अटैच ना करें, तब तक उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं होती है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक प्रॉपर्टी दे रहे होते हैं। ठीक है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी दे रहे होते हैं। तो ये तो हमें पता है अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। CnH2n+1 जो होता है, CnH2n+1 दैट आर अल्काइल रेडिकल्स। तो ये हमेशा रेडिकल्स होते हैं। इन्हीं के साथ आकर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा होता है। एक का मतलब तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टेन, ओनाल्टिकाइल, ये सारे हो रहे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हमारे पास हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हैलाइड्स हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल के अंदर एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, एसिड हैलाइड ग्रुप है, अमाइडो ग्रुप है, अमाइंस हैं, थायो अल्कोहल्स हैं, सयानो है, नाइट्रो है। ये सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो अल्केन्स के बारे में तो आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है कि भाई मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से इसका नाम रोक रहे होते हैं, आखिर में एन आ रहा होता है। ठीक है। जब हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसके नाम में ईन आ रहा होता है। मीथीन नहीं होता, इथीन से स्टार्ट होता है। अल्काइंस की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके नाम में आइन आ रहा होता है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। अच्छा, इथाइन जो होता है उसका कॉमन नेम पता है कि इसको इथाइन को कॉमन नेम क्या कहते हैं? एनीबडी नो अबाउट द कॉमन नेम ऑफ इथाइन? यस कुलसुम शकील, यू आर राइट, एसिटाइलिन कहते हैं।
अच्छा, किसी को पता है इथीन का कॉमन नेम क्या होता है? इथीन को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? यस सना, अरशद, मोमिना, राइट, इथाइलिन। मीथेन को किस नाम से हम जानते हैं? मीथेन के बारे में आप जानते हैं कि मीथेन को किस नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम मीथेन का? यस शहरियार, नाउ यू आर राइट, मार्स गैस कहते हैं, सही है। तो उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप में हमारे पास दो होते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर आर के साथ अटैच हो जाए तो अल्कोहल है, एरोमेटिक रिंग के साथ कहीं अटैच हो जाए तो सूरत में यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फिनॉल हो जाएगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं उनका जो पीसी नेम अल्कानॉल के लिहाज से चलता है, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपोनॉल, ब्यूटानॉल। और कॉमन नेम उसका चलता है अल्काइल अल्कोहल के नाम से, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल्स के टाइप में हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स तो होते ही हैं, उसके बाद डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी होते हैं। अगर मैं एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनाऊं कि दो कार्बन ले लूं और दोनों पर यहाँ पर OH ग्रुप अटैचमेंट कर दूं, तो उस सूरत में इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? इस कंपाउंड का कॉमन नेम जानते हैं आप? एनीबडी नो अबाउट द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जल्दी जल्दी बता रहे, बहुत सारे सवाल करूंगा। यस कुलसुम शकील, यू आर राइट, वेल डन। इथाइल ग्लाइकोल कहलाता है ये। इथाइल ग्लाइकोल को किस चीज को बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, पता है? यस वेल डन, इंक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और इंक में क्या काम करता है ये कुलसुम शकील? नहीं, स्मेल तो उसकी होती है, असल में इंक के अंदर ये एंटी फ्रीज का काम करता है। नहीं, कलर के लिए भी नहीं होता, कलर के लिए तो ओक वुड इस्तेमाल किया जाता है। एंटी फ्रीज के तौर पे काम करता है। याद करें फर्स्ट टाइम एक न्यूमेरिकल हम करते थे चैप्टर 1 में, इथाइल ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज वाला। ठीक है। तो एंटी फ्रीज क्यों? ताकि जमने से रोकता है ये किसी चीजों को, समझ रहे हो, ताकि जम ना जाए। असल में होता क्या है कि ये इंक पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंक जो है वो आपको स्कॉटलैंड में और नॉर्वे और फिनलैंड और स्वीडन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर जो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो बच्चे जब स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं ना, तो अगर इथेनॉल ग्लाइकोल नहीं डालेंगे तो क्या होगा, इंक जो है ना वो जम जाएगा पेन के अंदर ही। जब वो जम जाएगा तो उससे लिखा ही नहीं जाएगा ठंडे इलाकों में जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है ना। इसलिए इथेनॉल ग्लाइकोल डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जमने से रुक जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर वैसे उसको यूज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सर्दी यहाँ पड़ती नहीं है कभी भी कि जो है वो इंक ही जम जाए आपके पेन के अंदर। बट इसमें फिर भी पाकिस्तान में भी इथेनॉल ग्लाइकोल हम ऐड करते हैं इंक इंक बनाते हुए। ठीक है। तो एंटी फ्रीज के तौर पे काम करता है ये। चलो, इथेनॉल ग्लाइकोल के अलावा अगर मैं एक और कंपाउंड यहाँ पर ले लूँ बच्चों, अगर मैं एक ट्राई हाइड्रोट का अल्कोहल लेता हूँ जिसमें मैं यहाँ पर OH डाल देता हूँ 3 जगहों पर, तो फिर उस सूरत में अब इसका क्या नाम होगा? कॉमन नेम बताएं, यूपीएससी नहीं आया। यस वेल्डन, इसका नाम यस सना एंड कुलसुम, इट इज ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। ठीक है। तो ग्लिसरीन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका यूजेज जानते हैं कोई ग्लिसरीन का? डू यू नो अबाउट द यूजेज ऑफ ग्लिसरीन? नोबडी नोज, वैसे फॉर्मूले क्रीम वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन को। अच्छा, अगर मैं फिनॉल की अगर बात करूं, तो फिनॉल में क्या होता है कि आपके साथ इसमें, तो फिनॉल में क्या होता है आपके साथ कि इसमें बेंजीन रिंग के साथ जो है वो OH की अटैचमेंट होती है, इसको फिनॉल कहते हैं। अगर मैं बेंजीन रिंग यहाँ पर लूँ, ठीक है, और बेंजीन रिंग में यहाँ पर OH लगा दो, तो ये तो फिनॉल हो गया। फिनॉल का कॉमन नेम आप जानते हैं क्या होता है? मुझे बताएं बच्चे, फिनॉल का कॉमन नेम जल्दी जल्दी टाइप करें। यस कुलसुम शकील, राइट, दिस इज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ OH। तो आप चैट पर जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, कि इस पहले के क्या नाम है। तो अनिकुल हसन भी बता रहे हैं कार्बोलिक एसिड, ओके।
अगर मैं यहाँ पर OH के साथ इधर पर CH3 भी लगा दूं तो अब ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? अब ये अल्कोहल क्या कहलाएगा? अब इसको फिनॉल नहीं बोलेंगे, इसको क्या नाम लेंगे? सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। यस, कुलसुम शकील, वेल डन, इट इज ऑर्थोकिरिसोल, ओ किरिसोल, ऑर्थो पोजीशन पर लगा है। यहाँ लग जाएगा तो मेटाकिरिसोल, यहाँ लग जाएगा तो पैराकिरिसोल। ओके। और अगर मैं बेंजीन दोबारा उठा लूँ और मैं यहाँ पर OH लगाकर फिनॉल बनाऊं और एक OH में यहाँ पर लगाने के बाद एक OH में यहाँ पर भी लगा दूं, तो अब इसका क्या नाम बन जाएगा? यस मोमिना, यू आर राइट नाउ। यस कुलसुम, राइट, दैट इज कैटिकॉल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं फिनॉल लगा लूँ, फिनॉल के साथ एक OH में यहाँ पर मेटा पोजीशन पर लगा लूँ, अब इस कंपाउंड का क्या नाम बन जाएगा? कौन बताएगा भाई? यस मोमिना ने बताया, रिसोर्सिनॉल। यस बिस्मा, यस सना, राइट, दिस इज रिसोर्सिनॉल। अगर मैं इस तरह से बना लूँ कि यहाँ पर मैं बेंजीन रिंग लगा लूँ और यहाँ पर एक OH में यहाँ पर लगा लूँ और एक OH में नीचे लगा लूँ, अब ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अब ये क्या बन जाएगा? यस मोमिना, राइट, इट इज हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन बन जाएगा। ठीक है, वेल डन। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इस तरह से बेंजीन रिंग लगा लूँ और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल बना लूँ, एक OH यहाँ पर लगा लूँ, एक OH यहाँ लगा लूँ, एक OH यहाँ लगा लूँ, अभी क्या बन जाएगा? कौन? यस सना अरशद, यस कुलसुम शकील, राइट, नाउ इट इज पायरोगेलॉल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर दो बेंजीन रिंग लगा लूँ, एक साथ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड बना लूँ, दो बेंजीन रिंग लगा लूँ और दो बेंजीन रिंग लगाने के बाद यहाँ पर OH लगा लूँ, अब ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? यस बिस्मा शहजाद, राइट, इट इज 1 नेप्थॉल और अल्फा नेप्थॉल। और अगर मैं इस पोजीशन पर लगा लूँ तो फिर उस सूरत में हो जाएगा फिर ये 2 नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल। ओके। नेक्स्ट हैलाइड ग्रुप है, जब R के साथ X जुड़ जाए दैट इज अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नाम है और हेलो अल्केन इसका वो लाइक IUPAC नेम है। अगर मैं यहाँ पर C2H5I लगा दूँ, बच्चों आप बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? जल्दी जल्दी बताएं, IUPAC नेम क्या होगा इसका? IUPAC नेम इसका हेलो अल्केन के लिहाज से लिखेंगे ना? यस कुलसुम शकील, राइट। और इसमें आपने जो इथाइल आयोडाइड बनाया है इसका कॉमन नेम है ये, ठीक है। और आयोडोइथेन इसका IUPAC है, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोक्सी ग्रुप होता है OR। जब ये R के साथ रेडिकल के साथ जुड़ते हैं ROR तो ईथर बन जाता है। ये सिमेट्रिकल ईथर भी होते हैं, असिमेट्रिकल ईथर भी होते हैं। दोनों तरफ अगर R सेम हो तो सिमेट्रिकल है और एक तरफ R अलग हो जाए तो फिर असिमेट्रिकल हो जाएंगे। IUPAC नेम इसका अल्कोक्सी अल्केन होता है। अल्कोक्सी में कम कार्बन चेन आती है और अल्केन में ज़्यादा कार्बन चेन आती है। और कॉमन नेम इसका अल्काइल अल्काइल ईथर होता है, या अल्काइल अल्काइल हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं C2H5OC2H5, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका IUPAC नेम बताइए, IUPAC नेम क्या होगा इसका? IUPAC नेम कीबोर्ड पे कीपैड पे हाथ रखिए और मुझे बताते रहें आंसर। यह सना अरशद, आपने सबसे पहले आंसर दिया और बिस्मा शहजाद ने भी दिया, सॉरी, तो इथॉक्सी इथेन सही। और ये शहरियार इसका कॉमन नेम बता रहे, डाई इथाइल ईथर, सही है। अगर मैं लिखता हूँ CH3OC4H9, इसका बताइए IUPAC नेम क्या होगा इस ईथर का? ईथर में क्या होते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच होते हैं, तो इससे पहचान में आता है ईथर। IUPAC बताइए इसका। यस बिस्मा शहजाद ने सबसे पहले कहा मिथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है, कम वाला मिथॉक्सी या ज़्यादा वाला ब्यूटेन है। अच्छा, यस गुड। इसका मुझे वो बताइए ज़रा, कॉमन नेम अब बताइए इसका। जरमीन, यू आर राइट एज वेल, कॉमन नेम बताएं।
इथाइल तो है ही नहीं शहरयार। यस, कुसुम शकील सही बता रही है, मोमिना ठीक बता रही है, और बिस्मा और सना ठीक बता रही है। ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि बी पहले आता है बाद में आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये फिर और भी है हमारे पास नेमिंग वगैरह, लेकिन अभी मैं नेमिंग का आपको नहीं करा रहा। ठीक है ना, मैं कंपाउंड्स में यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। और लेट्स में सी के कितने अभी इसके अंदर टॉपिक मौजूद हैं। यस यार कह रहे, आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक है, एक उसको डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में एनर्जी है तो मैं करा देता हूँ, देयर इज नो इशू। तो अगर आप चाहते हैं मैं चैप्टर 6 खत्म कर दूँ, मैं कर देता हूँ। ओके ओके, यस सनर से टेस्ट के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, तभी मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने डिटेल में कुछ चीज़ आपको नहीं बताई है, सिर्फ वही चीज़ बताई है जो टेस्ट में आ सकती है। ठीक है, हाँ नेमिंग तो आती है बिल्कुल, तो ये ऑर्गेनिक से नेमिंग और आइसोमेरिज्म दो ही टॉपिक आ रहा होता है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है, बीन तो टॉपिक आपके पास है। आइसो मतलब होता है सेम, मर का मतलब है पार्ट। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब इसमें अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं, चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, मेटामेरिज्म भी हो सकता है, टोटोमेरिज्म भी हो सकता है। ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, और जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही साथ, और साथ में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मुख्तलिफ होगी 3D स्पेस के अंदर। तो उसमें दो टाइप्स हमारे पास आती हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो आपने जो है ना वो इंटर में ये वाला नहीं पढ़ा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना, तो आपने इंटर में स्ट्रक्चरल पढ़ा होगा कंप्लीट सारा। तो एप्टीट्यूड में हम दोनों को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चरल को भी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी। सही है, तो इस पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें। यस यार मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल, हल्का सा डिटेल दिया था इसके बारे में, तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारे पास दैट इज चेन या स्केलेटल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, चूंकि पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। जब सारे कार्बन चेन के अंदर हो तो एन है, एक कार्बन चेन के अंदर हो तो आइसो है, दो कार्बन चेन के बाहर हो तो फिर नियो है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटेन सारे कार्बन चेन के अंदर है तो ये एन पेंटेन है। इसमें सारे कार्बन, इसमें एक कार्बन चेन से बाहर है तो नियो आइसोपेंटेन है, इसमें दो कार्बन चेन से बाहर है तो नियोपेंटेन है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म है। ये तीनों का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये C5 है और H12 है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, लेकिन स्ट्रक्चर तीनों के अलग है। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ हो जाती है। जैसे क्लोरोपेंटेन की बात करें तो क्लोरोपेंटेन हो जाएगा C5H11Cl। ठीक है, सॉरी, क्लोरोपेंटेन हो जाएगा C5H11 और Cl। तो क्लोरोपेंटेन के अंदर जब आप देखोगे तो ये वन, अगर ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है तो वन क्लोरोपेंटेन, सेकंड कार्बन से अटैच है तो टू क्लोरोपेंटेन। इसमें कार्बन के चेन तो दोनों में सेम है, यहाँ जो चेन है सेम वही चेन यहाँ पर भी है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या पड़ रहा है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाए किसी कंपाउंड में। जैसे C2H6O, ये इथेनॉल भी हो सकता है, डाइमिथाइल ईथर भी हो सकता है। तो इथेनॉल में देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर ईथर ग्रुप मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट होने से स्ट्रक्चर अगर अलग हो जाए और फॉर्मूला सेम रहे तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद आखिरी में होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म सिर्फ और सिर्फ ईथर्स के अंदर होता है, ईथर दो कंपाउंड में होता है, ईथर के अंदर होता है और साथ में ईथर में होता है ROR के अंदर, मतलब ईथर में होता है और उसके साथ RCOR मतलब कीटोन्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये से कीटोन में देख लें कि 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन।
तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल रेडिकल्स है उनके पोजीशन, एक तरफ 1 और 3 है और एक तरफ 2 और 2 है। फॉर्मूला सेम बन रहा है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। इसको हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। ईथर्स में भी सेम यही होता है, जैसे डाईथाइल ईथर हो गया या फिर इस तरह से मिथाइल प्रोपाइल ईथर होता है, तो उसमें भी यही फर्क होता है। टॉटोमेरिज्म क्या होता है भाई? टॉटोमेरिज्म में शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है वन एटम से अदर एटम की तरफ। टॉटोमेरिज्म उसको हम कहते हैं, जैसे कि आपने चैप्टर 10 में पढ़ा होगा ज़ूटाराइन इफेक्ट, कि उसमें जैसे हमारे पास होता है ना, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, लाइक हाँ, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में एक यहाँ पर अमीनो होता है और एक यहाँ पर एसिडिक ग्रुप होता है। तो ये आपको पता है ना कि ज़ूटाराइन बनता है इसमें, ओवर डायपोलर बट ओवरऑल नेगेटिव। तो यहाँ जो H प्लस है ना, मूव करके कहाँ चला जाता है? इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम होते हैं, दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है एक एटम दूसरे एटम की तरफ, इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। सेम यही चीज उस वक्त भी होती है जब हमने पढ़ा था ना कि विनाइल अल्कोहल जो एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो रहा होता है, तो उसमें भी जो है वो टॉटोमेरिज्म हो रही होती है। तो इथाइन के टॉपिक में हम चेक करेंगे। अभी आ जाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ, ठीक है? सॉरी, बच्चों जो अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज में फर्क आ रहा होता है कि उनके 3D अरेंजमेंट में मसला आ रहा होता है। ज्योमेट्रिकल उसमें दो निकलते हैं, ज्योमेट्रिकल निकलता है और ऑप्टिकल निकलते हैं। पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताता हूँ। इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, कि दो कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं ना तो फ्री रोटेशन उनके अंदर हो सकती है, ठीक है? जबकि दो कार्बन एटम अगर डबल बॉन्ड से ज्वाइन होंगे तो वो फ्री रोटेट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिफरेंट पोजीशन से डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनते हैं। जैसे अगर आपने अगर अगर इसको इस तरह से देखो ना, अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये फ्री रोटेशन आराम से कर लेता है, ये आराम से कहीं पे भी रोटेट कर दो ये रोटेट हो जाएगा। अब सीएल यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ पर लगाओ, कहीं पर लगाओ एक जैसा ही होता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड आता है ना तो अब इस एक तरह से इसको रोटेट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है तो घूम नहीं सकता। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जब इस कार्बन एटम्स के साथ जो अटैचमेंट है ना कंपाउंड्स की, तो उसकी वजह से नाम चेंज हो रहा होता है। जैसे अगर दोनों ग्रुप्स, अगर जैसे इथाइन है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने में आती है, अगर वो दोनों एक साथ एक ही साथ अटैच हो तो उसको हम लोग कहते हैं सिस। अलग अलग अटैच हो, जैसे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस। तो ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन है, लेकिन ये सिस 2 ब्यूटीन है और ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है, क्योंकि इसमें दोनों एक तरफ, इसमें दोनों अलग अलग पोजीशन पर है। अल्केन में ऐसा नहीं होता, जब सिस मतलब ब्यूटेन के अंदर ये नहीं होगा, ब्यूटीन में होगा, क्योंकि ब्यूटेन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है कि वो बॉन्ड मूव फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता डबल बॉन्ड होने की वजह से। जैसे आप अपनी एक उंगली अगर एक मतलब शहादत की 2 उंगलियां अगर साथ में जोड़ देंगे, ठीक है, अगर आप अपने इंडेक्स फिंगर को साथ में जोड़ दें, ठीक है, तो दोनों के इंडेक्स फिंगर को, दोनों हाथ की शहादत की उंगली को एक साथ जोड़ दें और जोड़ने के बाद उसको आप घुमाएं, अंगूठे को मतलब अपने मतलब बाहर ही रखें, खड़ा रखें, तो आराम से वो घूम सकती है आपकी उंगली ना, इजिली रोटेट कर सकते हैं आप, मतलब अपने एक हाथ को दोनों को रोटेट कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 2 उंगली एक साथ जोड़ दें, शहादत की उंगली और बीच की उंगली दोनों, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर दोनों को जोड़ देंगे ना, तो अब अगर आप घुमाएंगे ना तो अब आपको पूरा का पूरा हाथ ही घुमाना पड़ जाएगा। आप सिर्फ एक हाथ को आप नहीं घुमा सकते, दोनों हाथ घूमेगा। अगर आप ऐसा खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो सिंगल बॉन्डेड जब होता है ना, सिंगल बॉन्डेड, तो उस सूरत में रोटेशन फ्री होती है, डबल बॉन्डेड के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। बस समझ आ रही है सबको यहाँ पे क्या चीज बता रहा हूँ मैं? यस, ओके। अच्छा, इसके बाद नोमेनक्लेचर है, वो नोमेनक्लेचर की क्लास अभी मैं कंडक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, इसको मैं भी लीव करूँ। उसकी जगह पर मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझा देता हूँ। तो वापस जा रहा हूँ मैं इधर पर, ये सारे टॉपिक्स हो गए, आखिरी टॉपिक बता रहा हूँ, चैप्टर 6 क्लोज कर दूंगा। देन ये देखो, ऑप्टिकल जो ज्योमेट्रिकल तो मैंने बता दिया, 6 ट्रांस आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उन चीजों पर होगा, उन कंपाउंड्स पर लगेगा जो ऑप्टिकली सेंसिटिव होंगे। इसको हम DL आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, DL आइसोमेरिज्म, डी मुराद डेक्सो रोटेशन, एल मुराद लेवो रोटेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उन कंपाउंड्स में लगती है जो आपके ऑप्टिकली सेंसिटिव होते हैं। और ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये कायरल कार्बन क्या होता है, व्हाट इज दिस कायरल कार्बन?
कायरल कार्बन वो होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कार्बन जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देख लोगे, लेकिन यहाँ Cl अटैच हो जाए, यहाँ पर CH3 अटैच हो जाए, यहाँ पर NO2 अटैच हो जाए और यहाँ पर Br अटैच हो जाए, तो इस कार्बन को आप चेक करो, उसके चारों वैलेंसीज डिफरेंट तरह के एटम से कंबाइन है। तो ये वाला जो कार्बन होता है इसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। और जब कायरल कार्बन आ जाता है तो सूरत में ऑप्टिकली सेंसिटिव हो जाता है। जैसे ग्लूकोज के अंदर भी कायरल कार्बन होता है, ऑप्टिकली सेंसिटिव होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं। जब इस कंपाउंड में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो या तो वो उसको क्लॉकवाइज घुमा देगा या तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। अगर क्लॉकवाइज घुमा देगा तो उसको हम लोग कहते हैं डी कंपाउंड है, डेक्सोरोटेटरी कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज डी, ग्लैक्सोज डी। और अगर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा तो उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे कि वो लेवोरोटेटरी कंपाउंड है, एल कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज एल। ठीक है, ये सना अरशद कह रही कलर चेंज करने के लिए कह रही है। असल में इसको तो मैंने बता दिया, यहाँ पर सारी चीजें हो गई, तो मैं फिर बता रहा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किनके अंदर होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड के अंदर होंगे जो ऑप्टिकली सेंसिटिव होंगे। ऑप्टिकली सेंसिटिव कौन से कंपाउंड्स होंगे, जिनमें कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन किसे कहते हैं कि जिसमें कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाए, वो कायरल कार्बन है। तो ऐसा कार्बन ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड बनाएगा कि उसमें अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक लाइट तो होती है जिसकी चारों तरफ जो हर एक्स वाई जेड हर एक्सिस में होता है, इसको जब हम टोरमलिन क्रिस्टल से या निकोल प्रिज्म से, प्रिज्म होता है जिसको हम निकोल प्रिज्म कहते हैं, तो जब इससे गुजारते हैं तो क्या होता है कि ये एक तरफ की लाइट सिर्फ रह जाती है, एक एक्सिस रह जाती है, इसी को हम पोलराइजेशन भी कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये अब क्या होता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी ऐसे बीकर से गुजारेंगे जिसके अंदर कोई ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड है, तो या तो वो इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। अगर क्लॉकवाइज घुमा देगा तो कंपाउंड हो जाएगा डेक्सोरोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा तो कंपाउंड हो जाएगा लेवोरोटेटरी। आगे बसन में सबको क्लियर है ये कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या बताना चाह रहा था मैं इसके अंदर आपको। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो काफी एक बड़ा चैप्टर होता है ये, जिसको हमने आज की क्लास में कवर किया है। बाकी मैं इसकी थोड़ा सा फास्ट चीजें गई होंगी, कुछ चीजें मुश्किल लगी होंगी, तो मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा घर पे टाइम निकाल कर, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप कर सकते हैं। बाकी MCQs वगैरह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। जस्ट एंजॉय योर वेदर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।